जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज बजट की घोषणा की गई। आपने बजट की पूरी हाइलाइट्स है वो समझ ली होगी। आप खुद कह सकते हैं कि ये बजट का पिटारा था या फिर ये बजट का कटोरा था। दोस्तों, पिटारा वो होता है जब बजट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स, देश के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर सेक्टर के लिए सरकार कुछ ना कुछ लेके आती है। और बजट का कटोरा वो है जिसमें सरकार हर एक इंसान से सरकारी खजाने को भरने की कोशिश करती है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि पिछले लगभग 2-3 महीने से सबको ये उम्मीद थी कि बजट में वन रैंक वन पेंशन 3 की घोषणा होगी। बजट में वन रैंक वन पेंशन 3 को लेकर बजट जारी होगा। पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर मिलेगा। 8वें पे कमीशन की घोषणा होगी। ईसीएचएस में जो हर साल जनवरी से लेकर मार्च तक बजट कम पड़ जाता है, तो ईसीएचएस के लिए पर्याप्त बजट की घोषणा होगी, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। यानी इस बजट में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को केवल धोखा मिला है। तो आइए दोस्तों, हम सीधा बजट में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, उन सब को जो बजट की मेन बुकलेट है उनके जरिए समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो इनकम और पेंशन के ऊपर हर साल जो इनकम टैक्स लगता है, जिसे पर्सनल इनकम टैक्स कहते हैं, उस इनकम टैक्स में जहां पे न्यू टैक्स रिजाइम में 50,000 रुपये की छूट असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए थी, तो अब इस छूट को बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। साथ ही साथ जो डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स जो पहले 15,000 रुपये था, उसको बढ़ा के 25,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि न्यू टैक्स रिजाइम के अनुसार जो टैक्स रिलीफ है उसमें भी बदलाव किया गया है। अब 3 लाख रुपए तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख रुपए से लेके 7 लाख रुपए तक 5% इनकम टैक्स, 7 लाख से लेके 10 लाख तक 10% इनकम टैक्स, और 10 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख 20%, और यदि 15 लाख से ऊपर है तो 30% इनकम टैक्स लगेगा। अब जब नई टैक्स प्रणाली आई है तो कहा जा रहा है कि 17,500 रुपये की हर साल बचत होगी। देखिए, जो पुरानी टैक्स प्रणाली है और नई टैक्स प्रणाली है, उन दोनों में कंपैरिजन देखें तो पहले जहां 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता था, तो अब भी 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। पहले जहां 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स लगता था, तो अब 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। पहले जहां 6 लाख से 9 लाख तक 10% इनकम टैक्स लगता था, तो अब 7 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक 10% इनकम टैक्स लगेगा। 9 लाख से लेके 12 लाख तक पहले 15% लगता था, तो अब 10 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक 15% लगेगा। पहले जहां 12 लाख से लेके 15 लाख तक 20% टैक्स लगता था, तो अब 12 से लेके 15 तक सेम स्लैब रखा गया है 20%, और 15 लाख से ऊपर पहले जहां 30% था, तो अब भी 30% रखा गया। यानी जो मध्यम आय वर्ग के कर्मचारी और पेंशनर्स है, उनको यहाँ पे 1 लाख रुपए तक का स्लैब में छूट दी गई है। जहाँ पहले 3 से 6 लाख था, तो अब उनको 3 से 7 लाख के दायरे में रखा गया है। यानी 7 लाख रुपए तक 5% इनकम टैक्स लगेगा। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन में पहले 50,000 रुपये की छूट थी, तो अब जो आईटीआर फाइल करेंगे उनको 75,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ये केवल न्यू टैक्स रिजाइम में है। अब दोस्तों बात करें ओल्ड पेंशन स्कीम की। बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी मीडिया में कि पुरानी पेंशन योजना के ऊपर जो वित्त सचिव स्वामीनाथन की कमेटी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप दी है और बजट के दौरान पुरानी पेंशन योजना की घोषणा होगी।
लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया। पुरानी पेंशन योजना का वित्त मंत्री ने बजट के दौरान नाम तक नहीं लिया। और जो बदलाव किया गया है न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के अंदर, तो ये बदलाव ये हुआ है कि पहले जहाँ एम्प्लॉई अपनी सैलरी का 10% एनपीएस के तहत कटवा सकता था, अब उसकी जगह उस लिमिट को बढ़ा के 14% कर दिया गया है। यानी कर्मचारी यदि ज़्यादा पैसा अपनी सैलरी से कटवाएगा तो सरकार के पास में जो रिसिप्ट्स है, जो इनकम है, सरकार के जो फंड है वो बढ़ेंगे। तो फ़ायदा इसमें कर्मचारी का कम होके सरकार का ज़्यादा फ़ायदा होगा कि सरकार के पास में 10% की बजाय अब 14% के अनुसार सैलरी में कटौती होके जो पैसा है वो सरकार के खजाने में जमा होगा। और जिस बात का इंतज़ार था कि पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, तो पुरानी पेंशन योजना तो लागू नहीं हुई, साथ ही साथ जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके ऊपर भी अभी तक कोई फाइनल स्टेज के ऊपर वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं पहुंचा जा चुका है। देखिए न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर वित्त मंत्री ने क्या कहा, द कमेटी टू रिव्यू द एनपीएस हैज़ मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन इट्स वर्क। यानी जो कमेटी एनपीएस में बदलावों को लेकर, पेंशन में सुधार को लेकर बनाई गई थी, वो अभी भी इसके ऊपर काम कर रही है और उसके काम में प्रोग्रेस हुआ है। वित्त मंत्री कह रही है, आई एम हैप्पी दैट द स्टाफ साइड ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैव टेकन ए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। साथ ही साथ जो एनसीजेसीएम है उसको भी यहाँ पे बढ़ाया गया है, उसको बढ़ाया चढ़ाया है। कहा है कि जो एनसीजेसीएम है वो भी इस मुद्दे के ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ आई है। ए सोल्यूशन विल बी इवॉल्व्ड विच एड्रेसेस द रिलेवेंट इश्यूज while maintaining fiscal prudence to protect the common citizen। हमेशा जहाँ कहीं पे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बात आती है तो कहा जाता है कि पहले देश के आम आदमी की चिंता है, सरकार को आम आदमी की चिंता होती है। यहाँ पे भी वही बात कही गई है कि एनपीएस में जो सुधार के लिए कमेटी बनाई गई है वो अपना काम कर रही है। एनसीजेसीएम भी अपनी पॉजिटिविटी दिखा रहा है। साथ ही साथ कोई भी सॉल्यूशन जो एनपीएस के ऊपर लाया जाएगा वो आम आदमी को ध्यान में रखते हुए लाया जाएगा। इसका मतलब जो एनपीएस के ऊपर पेंशन सुधार को लेकर जो कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी है। यदि रिपोर्ट सौंपी होती तो एनपीएस में सुधार को लेकर बजट में घोषणा जरूर होती। दोस्तों बात करें कि बजट 2024 में एक्स सर्विसमैन और फैमिली पेंशनर्स को क्या मिला, तो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, फर्म रिजोल्व टू एम्पावर वेटरन्स, यानी भूतपूर्व सैनिकों को सशक्त बनाने के लिए 1,41,205 करोड़ रुपए डिफेंस पेंशन के लिए अलॉट किए गए हैं। साथ ही साथ जो ईसीएचएस है उसके लिए 6,968 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। और यह जो ईसीएचएस के लिए अलोकेशन हुआ है वो फाइनेंशियल ईयर यानी पिछली फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से 28% ज़्यादा है। तो दोस्तों डिफेंस बजट जो पेंशन बजट है और ईसीएचएस का जो बजट है वो दोनों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दोनों के आंकड़े आप देख पा रहे हैं। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिफेंस पेंशन के बजट में इतनी बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई। यदि इसमें बढ़ोतरी होती तो पूरी संभावना होती कि वन रैंक वन पेंशन भी समय पर लागू होता, लेकिन जब डिफेंस पेंशन में ही ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है तो OROP 3 का क्या होगा इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। अब देखिए सरकार अपनी बड़ाई कर रही है, कह रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसीव्स द हाईएस्ट अलोकेशन अमंग द मिनिस्ट्रीज, यानी केंद्र सरकार की जितनी भी मिनिस्ट्रीज या मंत्रालय हैं उनमें सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को डिफेंस बजट अलॉट किया गया है, जो कि अप्रोक्स $75 बिलियन है, यानी 6,21,940 करोड़ रुपए डिफेंस बजट के नाम पर अलॉट किया गया है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कुल बजट का 12.90% है।
बात करें इस 6.22 लाख करोड़ रुपए की, तो इसमें से 27.66% कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च होता है, 30.66% जवानों की पे एंड अलाउंसेस पे खर्च होता है, 14.82% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और 22.70% डिफेंस पेंशन के ऊपर खर्च होता है और 4.17% सिविल ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनके ऊपर खर्च होता है। इसी के साथ बात करें मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की, तो इसके लिए 1.72 लाख करोड़ रुपए 2024-25 के बजट में अलॉट किए गए हैं, जो कि 20.33% हायर है पिछले साल से। और साथ ही आप यहाँ पे देखें टू फिल क्रिटिकल कैपेसिटी गैप्स थ्रू बिग टिकट एक्विजिशंस। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अचीव सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। इसके लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 23,855 करोड़ रुपए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए किए गए हैं और 518 करोड़ रुपए आईडेक्स टू गेट अलोकेशन ऑफ ₹518 करोड़ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। और इसी के साथ साथ जो इनोवेशन इन डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसके लिए 400 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। यहाँ पे ग्राफ के जरिए बताया गया है कि बीआरओ को कितना दिया गया है, साथ ही साथ जो कोस्टल सिक्योरिटी के लिए कितना दिया गया है, फर्म रिजोल्व टू एम्पावर वेटरन्स जो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि 1,41,205 करोड़ रुपए डिफेंस पेंशन के लिए अलॉट किए गए हैं और 6,968 करोड़ रुपए ECHS के लिए यहाँ पे बजट में प्रावधान किया गया है। अब साथ ही साथ स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक कैपेसिटी, इसके लिए भी बजट की घोषणा की गई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये डिफेंस बजट था, यानी भारतीय सेना के और भारतीय सेना के जवानों, जेसीओ और अधिकारियों के लिए, उनके पे एंड अलाउंसेस के लिए, उनकी पेंशन के लिए, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, सब कुछ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको जितनी उम्मीद थी उतना नहीं मिला। और केवल पेंशन में बदलाव के नाम पर एनपीएस में 10% से बढ़ा के 14% डिडक्शन है जो एम्प्लॉय का वो किया गया है, जिससे जो कर्मचारियों की तनख्वाह में से ज़्यादा कटौती होगी और वो अपने बजट को मजबूत कर पाएंगे। तो दोस्तों सोशल मीडिया के हो, चाहे प्रिंट मीडिया के हो, चाहे टेलीविज़न मीडिया के हो, जो बड़े बड़े अनुमान लगाए जा रहे थे वो सब फेल हो चुके हैं। केवल मिला है तो 25,000 रुपये इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन में अतिरिक्त छूट मिली है और इसके अलावा इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फैमिली पेंशनर को जो छूट थी 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दी गई है और जो बजट के नाम पर ECHS के नाम पर जो अलॉट किया गया है पैसा वो आपने देखा। 1 रैंक 1 पेंशन 3 के नाम पर इस बजट में कुछ नहीं था। पुरानी पेंशन योजना के नाम पर इस बजट में कुछ नहीं था। 18 महीने के DA और DR एरियर को लेकर इस बजट में कुछ नहीं था। 8वें पे कमीशन के बारे में तो कभी बात सरकार ने की नहीं और 22 जुलाई 24 को लोकसभा में क्लियर कर दिया कि हम ना तो 8वां पे कमीशन लेके आ रहे हैं और ना ही पुरानी पेंशन स्कीम लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों आपने पूरा बजट देखा, तो इसके बारे में अब आपकी क्या राय है कि क्या ये बजट आपकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरा? आप यदि एक जवान है, सैनिक है, तो आपको क्या उम्मीद थी और क्या वो उम्मीद पूरी हुई है? यदि आप एक पेंशनर है तो आपको क्या उम्मीद थी और क्या आपकी वो उम्मीद पूरी हुई है? नहीं, आपकी नहीं, देश के हर एक इंसान की जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। इस बजट को देखने से किसी को समझ में ही नहीं आया कि इस बजट में है क्या। इससे अच्छा पिछला वाला बजट फिर से रख देते तो उसमें कम से कम कुछ तो प्रावधान थे। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें कि क्या आप इस बजट से संतुष्ट हैं और नहीं है तो क्यों नहीं, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।